देखिए भाई, ये हिल्स की प्रमेय का कथन है, यदि किसी त्रिभुज तो है नहीं हमारे पास, बनाओ आ गया त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज, नाम भी रख लो, कुछ भी रख सकते हैं, एबीसी लिख लिया, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, अब 3 भुजाएं हैं, कोई एक भुजा पकड़ लो, ठीक है, एबीसी ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये भुजा जनरली किताब में मिली है तो हम भी एक भुजा लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद यानी काटने, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो इस एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को 2 बिंदुओं पर अलग अलग प्रतिच्छेद करने के लिए समांतर रेखा केवल किसी तरीके से खींची जा सकती है। ये वो रेखा है जो इस वाली रेखा के भुजा के समांतर है और अन्य 2 भुजाओं को 2 बिंदुओं पर काट रही है। एक का नाम P रख दिया हमने और एक का नाम U। यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत नहीं? पूरी प्रमेय के एक एक शब्द का मतलब समझ में आ गया कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा ये आ गई, इसका नाम L रखो, क्योंकि रेखा का पूरा नाम बताया जा सकता है। के लिए रेखा खींची जाए, खींच दी, तो यानी यहां तक तो हमें प्रक्रिया अपनानी है, तो के बाद आएगा रिजल्ट निकल के, ऐसा करोगे तो क्या होगा, ठीक है। अन्य 2 भुजाएं, ये जो बात लिखी है, तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में, तो इन 2 भुजाओं के साथ क्या हुआ, जब ये रेखा आई तो इसने दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर दिया। तो पहली भुजा का अनुपात बना AP बटे और दूसरी भुजा का अनुपात है AQ बटे, तो AP बटे PB बराबर होगा AQ बटे QC। तब अगर ये वाली रेखा इसके समांतर, सबकी बुद्धि में आ गई बात है, देखो रह गया। अब देखो इसमें प्रमेय और में करनी होती है तो हम लिखते हैं दिया है, अंग्रेजी में कहते हैं इसे क्या क्या दिया है हमें। एक त्रिभुज ABC में क्या है कहानी, L भुजा समांतर है BC जो क्या कर रही है, AB तथा AC को कहाँ काट रही है, क्रमशः P तथा Q पर। इतनी तो बात बताया मैं कि ये भुजा समांतर है, 2 बिंदुओं में से काट रही है, पहला बिंदु P है और दूसरा बिंदु Q है। सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है जो इसने प्रमेय के कथन में बता दिया है। क्या बता दिया है कि भाई ये जो 2 अनुपात आएंगे ये आपस में ये हमें सिद्ध करना है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया, यानी ये हमें दिया हुआ करेगा सवाल में, उससे हम ये रिजल्ट निकाल लिया करेंगे। उसके लिए आपको प्रमेय सिखाई जा रही है ताकि आपको विश्वास हो जाए। कलयुग का जमाना है ना, एकदम विश्वास नहीं होता किसी की बात पे, है ना। तो हम इसे सिद्ध करेंगे कि भाई ये जो है बात सही है। सिद्ध करने के लिए हमें सीधे सीधे सिद्ध होगा नहीं, हमें करनी पड़ेगी रचना। क्या रचना करेंगे, P से AC भुजा पर लंब PM तथा Q से AB भुजा पर लंब QN डालेंगे। ये रचना होगी। कहाँ से लंब डालेंगे, P से, कहाँ से कहाँ तक, AC पर। तो जहाँ आगे गिरेगा वो कौन सा बिंदु होगा, और ये कौन कितने डिग्री होगा, 90। क्यों, क्योंकि लंब हमने कह दिया 90 क्यों है, क्योंकि हमने रचना की है। रचना मतलब क्रिएशन हम भगवान हो गए इस समय, ठीक है, हम अपने हिसाब से रचना करना है, ठीक है। अब Q से सामने वाली भुजा में लंब डाल दो, ये जो लंब आगे गिरा है ये N है, और साथ साथ B Q को मिला लो और PC BQ तथा PC कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और रचना जितनी भी होती है वो डॉटेड लाइन से होती है। तो ज्यामिति में रचनाएं जो हम अपने पास से करते हैं
सवाल को हल करने के लिए। वो डॉटेड लाइन होती है, वो डॉटेड से हमने कर। अगर ये स्पीड में आती है और आप इतना काम कर देते हैं और 6 नंबर में आई है, तो आपके 4 या 3 नंबर कहीं नहीं। अभी हमने सवाल हल करना शुरू नहीं किया, ठीक है? अब यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दो। उपपत्ति दे, उपपत्ति का मतलब अब हम इसमें प्रक्रिया अपनाएंगे सिद्ध करने की। चलो उपपत्ति को प्रूफ करते हैं। त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बटे ये वाली जो भुजा है ना, कौन सी? AB, ये 2 भागों में बट रही है, AP और PB। तो AP भुजा पे कौन सा त्रिभुज बन रहा है? APQ। और PB भुजा पे कौन सा त्रिभुज बन रहा है? PBQ। CB बन रहा है, लेकिन हम इस पर ये वाला ये जो बिंदु Q आ रहा है, APQ और PQB, ये दो बिंदु ABQ और APQ, त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BPQ का। अभी समझ में आ जाएगा हमने ऐसा क्यों। ABQ का त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। ये प्रमेय शुरू करने से पहले हमने सब डिटेल में आपको बता दिया था। तो आप देखिए इसका आधार क्या है? AP, और लंब कौन आ रहा है इस पर? QN। तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 AP गुणा, ठीक है? भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 तरीके से निकल सकता है। अगर ये लंब दे रखा है तो ये लंब और ये आधार ले लो, ये लंब दे रखा है तो ये आधार और ये लंब ले लो, और ये लंब दे रखा है तो ये आधार। ऐसा नहीं है 3 दिए हैं तो पहले हम बैठ के मंत्र पढ़ेंगे, रक्कड़ वक्कड़ खेलेंगे और फिर उसमें चुनेंगे, ठीक है? आप कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन हमारी सुविधा के अनुसार। सुविधा हमारी ये कहती है कि भाई इस बार ऐसा करो, AP आधार ले लो और QN लंब ले लो। तो APQ का क्षेत्रफल हो गया 1/2 AP गुणा बटे, और BPQ का क्षेत्रफल जरा इस वाले के आधार पर देखिए, ये है BPQ। अब Q से जब BP पर लंब डाल रहे थे तो BP के अंदर तो आगे गिर लेना, तो हमने BP को बढ़ाया आगे, और ये Q से डाला इस पर लंब, तो ये तो हो गई ऊंचाई। लेकिन आधार यहाँ तक होना चाहिए था, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम इसका निकाल रहे हैं, तो आधार कितना लेंगे? BT। ये ऐसा केस होगा, ये केस होगा, समझो मुझे। BPQ। अब Q से हमें शीर्ष लंब लेना है, हम इधर लंब डालेंगे तो पहले इसको आगे बढ़ाएंगे और फिर यहाँ लंब डालेंगे, तो ऊंचाई तो ये हुई। अब आधार यहाँ तक नहीं लिया जाएगा, आधार तो BP ही लिया जाएगा, क्योंकि हमें शीर्ष की ऊंचाई BP से निकालनी थी, हमें इस तरह से थोड़ी निकालना था, हमें तो इस तरह से निकालना था। ये मैंने अभी भी समझाया था। तो इस BPQ का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 BP गुणा QN। QN से QN काटो, 1/2 से BP। और इसको लिखने का तरीका ये भी होता है, AR और ब्रैकेट में लिख दो AP। इसका मतलब भी यही होता है, त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल इतना बड़ा लिखोगे, इससे अच्छा ब्रैकेट छोटा सा AR लिखो, मतलब एरिया, और ब्रैकेट में त्रिभुज लिख दो। समझ गए हम कि त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात है। और दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? समीकरण नंबर 1। और यही प्रक्रिया इधर अपना लो, ये बन रहा है त्रिभुज APQ इस आधार पर, और एक बन रहा है QCP इस आधार पर। तो एरिया त्रिभुज APQ बटे एरिया त्रिभुज हाँ चलो QCP। तो APQ का क्षेत्रफल कितना होगा? APQ का क्षेत्रफल होगा 1/2 AQ गुणा MT, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 QC। लेकिन अब इसको लंब आधार को आगे बढ़ाकर लंब ये आया PM, तो आ जाएगा 1/2 QC गुणा PM। काटा पीटी बचा दूंगा, कितना आ गया? क्या है? अब इधर आ जाओ, ये दोनों भुजा समांतर है, ये एक आधार है PQ, इस एक आधार पर एक त्रिभुज तो ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है,
दूसरे त्रिभुज के शीर्ष इसके सामने वाले समांतर भुजा पे स्थित है, तो इसका मतलब पी क्यू बी का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए पी क्यू सी के क्षेत्रफल के। अभी तो समझाया था, तुमने 2 बार पूछ भी लिया। तो आप कहेंगे क्योंकि पी क्यू समांतर है बी सी के तथा त्रिभुज पी क्यू सी तथा त्रिभुज पी क्यू बी एक ही आधार, कौन सा आधार हो? अच्छा, पी क्यू पर अतः त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू बी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू सी का। अरे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ए आर ब्रैकेट में एबीसी लिखा है नहीं, इसका मतलब है त्रिभुज पी क्यू सी का क्षेत्रफल। ये थोड़ा सी सांकेतिक भाषा में हमने लिख दिया। अब आप देखो जरा, पी क्यू सी या क्यू सी भी एक, दोनों में तो कुछ भी लिख सकते हैं इसे। क्यू सी पी की जगह कितना लिख सकता हूँ? समीकरण 2 से 2 में एरिया त्रिभुज क्यू सी पी बराबर एरिया त्रिभुज पी क्यू बी रखने पर रख दो भैया, तो एरिया त्रिभुज ए बी क्यू बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू बी बराबर हो गया किसके? ए क्यू बटे क्योंकि साफ साफ लिख दिया मैंने, खाली क्यू सी पी की जगह लिख दिया पी बी क्यू, कोई चेंज नहीं करा। क्यों लिख दिया? बराबर है सर। बराबर। अब आप देखो ये वाले और ये वाले समीकरण, बीपी क्यू लिखा है या पी क्यू बी लिखो, त्रिभुज तो एक ही है, खाली क्रम बदल दिया हमने। ठीक है, आप चाहो तो इसे भी बीपी क्यू लिख लो, क्या फर्क पड़ जाएगा इससे? क्यों बीपी क्यू लिखो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। बीपी क्यू और यहाँ भी यही लिख लो बीपी क्यू और यहाँ भी याद रखेंगे, मतलब जो नाम ऊपर लिखा है वो दिमाग में रखेंगे ताकि नीचे कोई दिक्कत ना आए। अब दोनों की तुलना कर ले, ये समीकरण कौन सी आ गई? समीकरण 1 और 3 की तुलना करेंगे, तुलना का मतलब दोनों के एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर। समीकरण 1 तथा 3 से समीकरण 3 की क्या करने पर तुलना करने पर तुलना कर लोगे तुलना, तो एरिया त्रिभुज ए बी क्यू बटे एरिया त्रिभुज क्यू सी पी बराबर है इसके ए पी बटा बी पी और यही बराबर है किसके? ए क्यू बटा क्यू सी, यानी आपके पास आ गया ए पी बटा बी पी बराबर ए पी बटा क्यू सी। क्यों यही से देखना था? ठीक है, इस बीपी को चाहो तो बीपी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ वो समीकरण 1 तरीके से आप समीकरण 1 और 3 की तुलना कर रहे हैं ना सर, एक से वाले जो समीकरण बन में लिखा है दूसरे वाले। अच्छा ये गलत लिख दिया, बीपी बीपी क्यों, ये भी बीपी क्यों और दोनों आपस में बराबर है, इसलिए दोनों आपस में बराबर निकला है। अब तो जो ये जो बात की कितनी सीधा, तो अब तो विश्वास हो गया। ये फिर में हमने सिद्ध कर लिया, आगे से हम इसके जो रिजल्ट है उसका प्रयोग करा करेंगे। कैसे करेंगे? जब भी हमें दिया होगी एक भुजा इस भुजा के समांतर है, हम तुरंत ए पी बटा पी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी। एक और जादू देखो, टिप्पणी कहते हैं। अगर ए पी बटा पी बी बराबर है ए क्यू बटा ए पी को लिख सकते हो ए बी माइनस बी पी। अरे ए पी भुजा जो है इस पूरे में से बी पी निकालनी तो आएगी, तो ए पी की जगह लिख सकता हूँ मैं कितना? ए बी माइनस पी बी नीचे लिखा है पी बी, और ए क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? ए सी माइनस क्यू सी। अलग अलग कर लो, ए पी बटा पी बी माइनस
पीवी बटा पीवी और एसी बटा क्यूसी माइनस क्यूसी कम क्यूसी और पीवी कम पीवी माइनस एक दोनों का ऐसे कट जाएगा, क्या आ गया? एपी बटा पीवी बराबर एसी बटा क्यूसी। इसे उल्टा भी कर सकते हो और पीवी बटा एपी बराबर क्यूसी बटा ये क्या जादू हुआ? पीवी बटा एबी बराबर ए क्यू बटा एसी। यानी अभी तक हमने इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर लिया और हमने अभी सिद्ध कर दिया पीवी बटा एसी यानी ये छोटी भुजा बटे पूरी भुजा बराबर क्यूसी बटा एसी। अगर मैं फिर से पीवी को लिख दूं एबी माइनस पीवी फिर से लिख दूं तो मेरे पास आ जाएगा एपी बटा एबी बराबर ए क्यू बटा क्यूसी। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। इनकी जरूरत सवालों में पड़ेगी। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं एपी बटा एबी बराबर ए क्यू बटा, यानी खाली इतनी सी बात पर कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई भुजा ऐसे दो बिंदुओं पर काट रही है और ये एबीसी है तो कितने रिजल्ट आ गए आपके पास? एपी बटा पीबी बराबर ए क्यू बटा क्यूसी। दूसरा रिजल्ट आया एपी बटा एबी बराबर ए क्यू बटा एसी। तीसरा रिजल्ट आया पीबी बटा एबी बराबर क्यूसी बटा एसी। और चौथा रिजल्ट आएगा जब हम इससे अगली एक्सरसाइज कराएंगे एपी बटा एबी बराबर ए क्यू बटा एसी बराबर पी क्यू बटा एसी। ये भी आएगा जब हम अगली एक्सरसाइज सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा। और अगर इसका उल्टा लेकर चले कि ये दिया है यानी कोई ऐसी भुजा खींचे जो इसे समान अनुपात में बांट रही है तो ये जो रेखा होगी यानी अब ये वाली बात पता है आपको तो ये वाली रेखा इस आधार के समांतर है तो ये और ये है तो समान। तो वो है थेल्स प्रमेय का विलोम जो घर से आप कल पढ़ के आओ, उसको कल विस्तार से समझाएंगे। अभी आप ये बता दीजिए।